नमस्कार। आज रात अमेरिका में किसकी सरकार? जी हां, यही है आज न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल। राष्ट्र की बात में आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की। दरअसल कोरोना महामारी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन। दोनों उम्मीदवारों के बीच इस बार कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अधिकतर सर्वे वैसे तो जो बाइडेन को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरी हफ्तों में खेल बदला है। कड़ी टक्कर वाले राज्यों में बेहद नजदीकी लड़ाई नजर आती है। कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि एक बार फिर ट्रंप की जीत होती है। क्या अगले 4 साल तक फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत हासिल करते हैं। बुधवार सुबह यानी कि कल सुबह जब नतीजे आने शुरू होंगे तो उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। बहरहाल नतीजों से पहले ही रिपब्लिकन कैंडिडेट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है अगर नतीजे उनके मुफीद नहीं आए तो वो कोर्ट जा सकते हैं। यानी नतीजों के बाद भी अमेरिका में सत्ता का संघर्ष देखने को आज मिल सकता है। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, अमेरिका में आज रात कौन जीतेगा राष्ट्रपति चुनाव, और भारत के लिए कौन अच्छा है, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? आज राष्ट्र की बात में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। सीधे अमेरिका से अपडेट्स भी लेंगे क्योंकि वहां वोटिंग इस समय चल रही है। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की इस वोटिंग पर है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। मेरे साथ आज बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। अशोक सजनहार रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ सीपीआई से विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे। अशोक सजनहार के साथ साथ चिंतामणि महापात्रा भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं, अमेरिका पर पैनी नजर रखते हैं। और अनिल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो कि इस समय सीधे वॉशिंगटन में हैं और चुनाव की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और सीधे आपको वॉशिंगटन में ही ब्रजेश उपाध्याय के पास भी ले चलेंगे। ब्रजेश वहां सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई सालों से लगातार अमेरिका की पॉलिटिक्स को करीब से देखते आए हैं। ब्रजेश से पहले अनिल, एक कमेंट आपसे लूंगा। अनिल, जरा बताइए कैसी वोटिंग चल रही है, क्या चर्चा है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की? अनिल। आपका इंटरनेट कनेक्शन लगता है थोड़ा कमजोर है अनिल। आपके पास लौट रहा हूं मैं, उससे पहले चलिए सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरू कर रहा हूं। अच्छा, ओके। ब्रजेश उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बरसों से अमेरिका में रहते हैं और वहां की पॉलिटिक्स को काफी करीब से देखते आए हैं। ब्रजेश, सुन पा रहे हैं मुझे? ब्रजेश, कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। ओके ब्रजेश, आप तो बिजी होंगे, बहुत पीक पर चल रहा है इस टाइम अमेरिका का चुनाव। जरा बताइए इस समय क्या हालात हैं, क्या नजर आ रहा है? पहले वोटिंग के बारे में बताइए। जी हाँ, कई हिस्सों में अमेरिका में चुनाव शुरू हो चुके हैं 6 बजे, अब तक लगभग आधे घंटे पहले। लेकिन उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि इस बार एक जो अनूठी बात ये हुई है कि 100 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ वोटरों ने अपना वोट पहले ही डाल दिया है, जो कि यहाँ पर अर्ली वोटिंग का सिस्टम होता है। उसके तहत बहुत लोगों ने मेल इन वोटिंग डाला है, जो आप डाक के जरिए भेजते हैं, और उसकी वजह कोरोना वायरस को माना जा रहा है कि जिसकी वजह से लोग पोलिंग बूथ में आने में घबराते रहे हैं। लेकिन खास तौर से जो राष्ट्रपति ट्रंप के जो समर्थक हैं, उनके बारे में अंदाजा है कि वो भारी तादाद में आज निकलेंगे। उन्होंने मेल इन बैलेट का कम इस्तेमाल किया है अब तक, जो चुनाव पूर्व आंकड़े आए हैं, सर्वेक्षण आए हैं उनके अनुसार। और उसकी वजह ये रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से ही एक तरह से मेल इन बैलेट्स पर उंगली उठाते रहे हैं कि उसमें धांधली के आसार हो सकते हैं, उसमें बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और माना जाता है कि उसकी ये वजह है कि ज्यादातर डेमोक्रेट्स ने
जो बाइडेन की पार्टी है, उन्होंने अधिकतर एक बड़ा तबका है जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के अनुसार उन्होंने मेल इन बैलेट्स के जरिए वोटिंग करने की कोशिश की है। लेकिन आज का दिन जाहिर है सबसे ज्यादा वोटिंग आज होने के आसार होते हैं, क्योंकि आखिरी दिन है और यही एक तरह से चुनाव का दिन है। तो अभी वेस्ट कोस्ट जगह नहीं है, पश्चिमी जो इलाका है अमेरिका का, वहां अब से कुछ घंटों के बाद शुरू होगी वोटिंग। लेकिन यहाँ ईस्ट कोस्ट पर, जहां मैं वॉशिंगटन में हूँ, और वर्जीनिया इसके आसपास के इलाकों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है ब्रजेश, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से बहस का मुद्दा ही नहीं है कि ये अमेरिका में सबसे ज्यादा विभाजनकारी चुनाव है। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सुन रहे हैं कि वहां पर बंदूकों की बिक्री इस बार चुनाव की वजह से इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं या फिर जंग पर जा रहे हैं अमेरिकी। क्या वजह नजर आ रही है कि इतना विभाजनकारी, इतना संघर्ष वाला ये चुनाव हो रहा है? देखिए, ये 4 सालों के, ये कोई आज के दिन नहीं हुआ है। ये 4 सालों से जो शुरू एक तरह की जो रेटरिक डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो उस समय में एक बहुत ही डिवाइसिव जिस तरह के बयान इनके आए हैं, और अमेरिका शुरू से एक तरह से रेड और ब्लू में बटा रहा है। लेकिन जहाँ जो आज का जो अगर माहौल की हम लोग बात करें, तो उसमें अंदाजा आपको, अगर वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क के इलाकों में आप जाएं तो आपको लगेगा कि ये दुकान, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, दुकानें, उन पर लकड़ी के पटरे लगा दिए गए हैं कि लूटपाट और हिंसा में कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो आमतौर पर चुनाव का दिन लोकतंत्र का जश्न मनाने का दिन होता है, लेकिन यहाँ जैसे सही कहा आपने कि बिल्कुल जैसे लगता है कि कोई एक हिंसा, एक युद्ध वाला माहौल हो। जो बंदूकों की खरीद की बिक्री, वो उसका थोड़ा सा एक अलग चीज ये बात होती है कि जब भी एक आसार लगता है कि कोई डेमोक्रेट शासन पावर में आने जा रहा है, तो बंदूकों की बिक्री बढ़ जाती है। उनको लगता है कि बंदूकों पर अब लगाम कसने का वक्त आएगा, तो इसलिए पहले ही से लोग खरीदने लग जाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा अलग मुद्दा है। लेकिन जहां तक डिवाइसिव पॉलिसीज की हम बात करें, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज तक अमेरिका इतना डिवाइडेड कभी भी नहीं नजर आया कि इस हद तक कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट से बात नहीं करे, कि घर के अंदर अगर बाप रिपब्लिकन के तरफ है और बेटी रिपब्लिकन, ये डेमोक्रेट्स को वोट दे रही है, तो दोनों में बातचीत बंद है। इस तरह के मिसाल हम लोग के सामने में आए हैं। ब्रजेश, आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन आज ही के दिन बिहार में भी दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और वहां पर बिल्कुल शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है। बताइए, किसने सोचा था अमेरिका में चुनाव होगा, लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग कर रहे होंगे, लकड़ी और लोहे की ग्रिल्स लगा रहे होंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं बिहार में पला बढ़ा हूँ, और 80 के दशक में जो बिहार में जो चीज हम सुनते थे कि पोलिंग बूथ का डर, वोटर सप्रेशन जैसी बातें, वो सब चीजें अमेरिका में दिखाई दे रही हैं। और वो अपने आप में एक अजूबा है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है, वहाँ अभी आज 2020 में वोटर सप्रेशन की बात हो रही हो, तो सही मामले में इसमें कोई वो एक अजूबा सा लगता है, एक अजीब सी बात लगती है कि जो दुनिया के सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, वहां पर अगर आज तक आप इतने सालों में वोटर सप्रेशन जैसी चीज नहीं रोक पाए हैं। काले इलाकों में जो है, वहां पर लोगों को घंटों खड़ा रहना पड़ेगा आज भी, और इसके पहले भी जो अर्ली वोटिंग हुई है उस दौरान भी वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कतार में खड़े रहे हैं। और चुनाव के ये जो परिणाम है, उसको लेकर के वो तो एक अलग ही मुद्दा है। तो कब आएंगे परिणाम, वो अभी तक कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता है। आमतौर पर एक रुझान आ जाते थे तो चुनाव की रात में, इस बार उसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश, थैंक यू सो मच हमें अपडेट देने के लिए, और यहाँ हिंदुस्तानियों को समझाने के लिए, जो हिंदुस्तानी दुनिया भर में अभी देख रहे हैं, उनको समझाने के लिए कि यूएस इलेक्शन में इस बार क्या हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, मेरा आज राष्ट्र की बात में सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहतर हैं या फिर जो बाइडन? मेरे ख्याल से आपके लिए आसान होगा कहना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो पहले ही नारा लगा चुके हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। देखिए मानक जी, जो आपने बात कही, मैं यही कहने वाला था। अमेरिका में चुनाव तो अब हो रहे हैं, पर अमेरिकी चुनाव भारत में मुद्दा 2 साल पहले ही बन गया था। जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, और वो जो पिछली बार के चुनाव का नारा था, उसको प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था, तो कहा गया था कि साहब ये तो अमेरिकन चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप है। और मैं तो कहना चाहूंगा मानक जी, ये आरोप भी कितना हसीन है, ये इल्जाम कितना हसीन है। जैसे अभी आपके संवाददाता बोल रहे थे कि 80 के दशक में बिहार में बूथ कैप्चरिंग और वोटर सप्रेशन होता था। हमें भी याद है हमारे बचपन में 80 के दशक में हम क्या सुनते थे, सीआईए हमारे चुनावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, सीआईए भारत में हस्तक्षेप कर रहा है। तो मैं कहता हूं, मेरे विरोधी चाहे जो भी विचार रखें,
यदि वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आज भारत की ये स्थिति हुई कि अमेरिका के चुनावों को प्रभावित कर सके, तो ये इल्जाम मैं मानता हूं कि गर्व करने योग्य। परंतु मैं फिर यह भी कहना चाहता हूं, यहां पर एक और बात, महत्वपूर्ण बात है, कोई भी चुनाव जीते, भारत की प्रभावकता उत्तरोत्तर स्थापित होती जा रही है। 2016 में याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते, हिलरी क्लिंटन का पहले ही भारत के साथ बड़ा नजदीकी संबंध माना जाता था बिल क्लिंटन के जमाने से। और आप याद करिए कि रिपब्लिकन पार्टी के जिस संगठन में 2016 के चुनाव में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो रिपब्लिकन इंडियन कोलिशन में नहीं आए, उन्होंने कहा मैं रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में आऊं। यह आश्चर्य की बात थी। और आज आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ओपनली स्टैंड ले रहे हैं इंडिया के फेवर में, तो उन्होंने कमला हैरिस को बना दिया है उम्मीदवार। यद्यपि कमला हैरिस का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत भारत के पक्ष का नहीं है, परंतु यह इस बात को दर्शाता है कि भारतीयों का महत्व अब विश्व के इस सबसे पुराने, मतलब पुराना वर्ड मुझे कहना नहीं चाहिए, आधुनिक प्रक्रिया में सबसे पुराने सबसे पुराने लोकतंत्र तो हम हैं, उसमें बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं मानता हूं यह चुनाव भारत के वैश्विक प्रभाव में एक और मील का पत्थर दिखाई पड़ा। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी, हमारी हिंदुस्तान की जो दुनिया भर में एक स्टैंडिंग है वो ऐसी हो चुकी है कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी जीते या डेमोक्रेटिक पार्टी जीते, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर आप कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हमें याद है जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब भी नरेंद्र मोदी उनके साथ फर्स्ट टर्म पर आ गए थे, बराक बराक कहकर उन्हें बुलाते थे, और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी दोस्ती तो किसी से छिपी नहीं है। सुधांशु जी, देखिए, एक जमाना था हमारे बचपन में जब यह माना जाता था कि डेमोक्रेट्स भारत के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे और रिपब्लिकन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, और कैनेडी से लेकर क्लिंटन तक वो दौर रहा। परंतु आपने देखा पिछले 20-25 सालों में सारा मामला बदला। बिल क्लिंटन जितने भारत के नजदीक थे, जॉर्ज बुश के जमाने में न्यूक्लियर डील हुई, उसके बाद आपने देखा बैरक ओबामा के जमाने में वो फाइनलाइज हुई। और अगर आपने देखा कि वो अभी आपने स्वयं बोला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बैरक ओबामा कितनी नजदीकी थी, और फिर इधर आपने देखा ट्रंप के साथ। तो अब यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि भारत एक महत्वपूर्ण प्रभावी अपरिहार्यता स्थापित कर चुका है। इसलिए वहां कोई भी जीते, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों की बात है। ओके, चिंतामणि जी सुन पा रहे हैं मुझे? चिंतामणि जी, चिंतामणि महापात्रा जी सुन पा रहा हूं जी, आपका क्या असेसमेंट है सर? वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो, और जो बाइडेन जीते हैं तो हिंदुस्तान के लिए क्या बेहतर है? जब भी अमेरिका में ऐसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, हमेशा इंडिया में यह प्रश्न आता है कि कौन भारत के लिए अच्छा है। मैं हमेशा ये कहता था पहले कि चाहे जो भी प्रेसिडेंट हो, भारत को उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा, और हमने बनाए भी हैं। और अभी जो स्थिति है भारत में और भारत की चारों तरफ, और अमेरिका का इलेक्शन, उसको नजर में रखते हुए, और डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के प्रति जो अप्रोच है, और पाकिस्तान, आतंकवाद, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर जो उनका अप्रोच है, उसको नजर में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो इंडिया के लिए बेहतर होगा अगले 4 साल के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए और जो बाइडेन पावर में आ गए तो हिंदुस्तान और अमेरिका का संबंध कोई बुरा हो जाएगा। बुरा तो होगा नहीं। 2000 के मार्च के महीने में जब बिल क्लिंटन पहली बार भारत में आके एक नया किस्म का संबंध बनाने में सफल रहे, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो उन्होंने एक बीज बोई, आज जो भी भारत और अमेरिका के बीच में संबंध है, वो बीज का एक्चुअली वो वृक्ष में वो परिवर्तन हो गया, और धीरे धीरे कंसिस्टेंटली पार्टनरशिप इतना दृढ़ हो गया कि वहां चेंज ऑफ लीडरशिप से भारत और अमेरिका का फंडामेंटल संबंध जो है उसमें कोई दरार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मगर टर्म इशू में अगर देखेंगे जी, चाहे वो क्लाइमेट इशू हो, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे हो, चाहे वो आतंकवाद के मुद्दे हो, चाहे वो चाइना का जो मसल फ्लेक्सिंग मुद्दे हो, ये सारे को नजर में रखते हुए अगर हम सोचेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का 4 साल में जो पॉलिसी है वो भारत के हित में ही है। और जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए, तो पहले तो सब सोच रहे थे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग लीडर के साथ अलग अलग बात करते हैं, किसको इंसल्ट कर देते हैं, मगर इंडिया के साथ उनका संबंध बहुत बढ़िया रहा है। कुछ कुछ मुद्दे हैं जिसमें उनका पॉलिसी
भारत का पॉलिसी से भिन्न रहता है। राइट, और बिल्कुल हम ठीक। उस पे negotiation कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल खुलकर कहा ये चिंतामणि जी कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो इंडिया के लिए बेटर होगा। पर लग क्या रहा है, अनिल सिंह बताएंगे, वॉशिंगटन से हमारे साथ लाइव हैं, मेरे सहयोगी हैं। अनिल, चुनाव से पहले हम देख रहे थे जो पोल्स आ रहे थे, सर्वेज आ रहे थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप पीछे लग रहे थे थोड़ा सा, लेकिन सुनते हैं हम यहां पर, पढ़ते हैं कि ओपिनियन पोल्स और सर्वेज के बाद हालात आखिरी हफ्ते में बदल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए, सच्चाई तो यही है कि ट्रंप यहाँ पे चुनावी सर्वे में पीछे रहे हैं। इसके अलावा बाकी इक्वेशन ट्रंप के फेवर में है। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चेहरा है प्रेसिडेंट के लिए वो उतना माकूल नहीं है कि अमेरिकी जनता उसको एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि इतिहास में उनका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं रहा है। हमेशा से वो बाइडेन एक शैडो चेहरा रहे हैं, खुलकर कभी बोले नहीं हैं, उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। ट्रंप के पास जो एडिशनल शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मसलन आप देखिए कि आप खुद कह रहे हैं कि चुनाव के रिजल्ट का पता नहीं कब आएगा, आने के बाद भी रिपब्लिकन पार्टी यहां पे तैयार बैठी है कि वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट की दुहाई क्यों दे रहे हैं कि कोर्ट में, यहां सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस हैं, जिसमें से 5 जजेस रिपब्लिकन के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की मेजॉरिटी है, जिसके वजह से वो ताल ठोक रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में आएगा। चुनाव के दरमियान ही उन्होंने एक 9वें जज का अपॉइंटमेंट किया जो एक महिला है। सीनेट को अप्रूव करना पड़ा क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है। हालांकि सीनेट का चुनाव भी चल रहा है। तकरीबन 24 सेनेट रिपब्लिकन के चुनाव में लड़ रहे हैं और 12 सेनेट डेमोक्रेटिक के चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन तत्काल स्थिति में सेनेट में रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन कमजोर है, वहां डेमोक्रेटिक पार्टी की मजबूती है। लेकिन स्थिति यह है कि ट्रंप बाकी शक्तियों के कारण संभव है कि अपने जीत के स्वयंवर में आगे निकल जाएं। ओके, ऑल राइट। अशोक सजनार जी, जरा एक तो हमें ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव इस बार इतने विवादित क्यों हैं? मेरे सहयोगी अनिल सिंह ने बताया थोड़ा सा, फिर ब्रिजेश उपाध्याय डायरेक्ट बता रहे थे अभी वॉशिंगटन से। बहुत विभाजनकारी, बहुत ही डिवाइसिव इस बार ये इलेक्शन हो रहा है। आपकी समझ क्या कहती है सर? इतना ज्यादा इस बार हल्ला क्यों है? क्यों इतना डिवीजन है इस बार? बिल्कुल, दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत अंतर है और उसको साथ साथ, मतलब ये तो ऐसी बात है नहीं जो आइडियोलॉजी अभी आई हैं, ये पार्टी तो बहुत पहले की रही है, परंतु अब जो इसमें एक और नई चीज जो इंट्रोड्यूस कर दी गई है वो है डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। वो पहले कभी पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं, वो बिजनेसमैन हैं। वो एक टीवी एंकर थे, एक टीवी प्रोग्राम को एंकर करते थे, तो इसीलिए उनको कोई तजुर्बा नहीं है। और इसी के बलबूते पर भी काफी हद तक जो पिछली बारी 2016 में जब चुनाव हुए थे तो काफी हद तक उस बलबूते पर वो जीते थे। उन्होंने कहा कि मैं तो एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं आऊंगा और जो यहाँ पर आर्थिक स्थिति है खराब है उसको मैं ठीक करूंगा। तो अब ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज की और मैं इतना तो कहूंगा जो अगर इस साल के शुरू तक ले, क्योंकि उन्होंने 2018 में चीन के विरुद्ध जो चाइना ट्रेड वॉर चला दिया, ये चाइना ट्रेड वॉर, उसके बाद टेक्नोलॉजी वॉर, उसके बाद चीन के विरुद्ध और भी, क्योंकि चीन का जो रवैया था इतना ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था, इतना ज्यादा बेलिजरेंट हो रहा था, चाहे अपने पड़ोसी देशों के साथ में या साउथ चाइना सी में, तो हर तरीके से उन्होंने चाइना के विरुद्ध अपनी एक कवायद छेड़ी। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी उन्होंने पॉलिसीज ली इकोनॉमिक एरिया में, आर्थिक से उसमें, तो उनको काफी सफलता मिली। 2017 के शुरू में आकर 2020 के शुरुआत में 15 जनवरी को उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन की चीन के साथ, जिसके साथ उनका ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का बहुत ज्यादा, हर साल करीब 400 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था। और उन्होंने ये एक समझौता किया उनके साथ जो अगले 2 साल चलते हुए चीन अमेरिका से $200 बिलियन एडिशनल इंपोर्ट करेगा। मतलब मेरा ये कहने का, जो वो यहाँ पर आए बिजनेसमैन की तरह, बिजनेसमैन की तरीके से उन्होंने किया, परंतु और जो पॉलिटिशियन जो करते हैं नॉर्मली, उसके जो उनका रवैया था, उनका जो पर्सनल वो है, और अभी जो ये हुआ है कोरोना वायरस जो हुआ है और उसको जो डील करने में बिल्कुल ही नाकामयाब हो रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल ही पिछड़ बीच में आ गए हैं, दो साइड के बीच में,
और बहुत ही ज्यादा ठीक है। वहां ओके पर संजीव, polarization हो गया ओके है। संजीव त्रिवेदी, बहुत सिमिलैरिटीज लोग ड्रॉ करते हैं। सुधांशु जी सुनिएगा सर, आपके मतलब की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सिमिलैरिटीज, पैरेलल्स लोग ड्रॉ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप में, नरेंद्र मोदी में, वहां की रिपब्लिकन पार्टी में, यहां की बीजेपी में, खासतौर से पिछले 4 साल उनके और पिछले 5-6 साल नरेंद्र मोदी के। लगता है आपको कि जैसा डिवीजन हिंदुस्तान में पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राज में हुआ, उसी तरह का डिवीजन वहां भी हुआ? जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है, उन्होंने आते ही सबसे पहले बहुत सारे देशों से मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी थी, बहुत मुस्लिम देशों से। उसके बाद ब्लैक्स को लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर पूरा कैंपेन चला था वहां पर। लगता है आपको ये सिमिलैरिटीज और डिवीजन एक जैसे दिखते हैं? देखिए, अमेरिका और भारत की जो सियासत है वो काफ़ी भिन्न है, और हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हैं, वहाँ 2 दल प्रमुख हैं। लेकिन अब जो हमारा हिसाब किताब है उसमें ऐसा लगता है जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है, और हम लोग भी उसी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं आजकल। मोदी जी के खिलाफ कौन, ऐसे हम देखते हैं। यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भले ही है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जिसके आसपास चुनाव होते हैं। 2014 और 2019 के जो चुनाव हैं इसी बात के द्योतक हैं। तो ऐसे में जबकि एक सिमिलैरिटी की तरफ हम जा चुके हैं, और भी सिमिलैरिटी इसके आगे हम बुन सकते हैं। हम कह सकते हैं इस बात को कि जो मोदी जी जब आए तो कहा गया कि एक वेरी डिवाइसिव फिगर आ गए, पोलराइजिंग। हाँ, पोलराइजिंग है। नहीं, अब तो थोड़ा बहुत कम भी गया है, लेकिन जब उनका आगमन हुआ था तो पोलराइजिंग फिगर के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया गया। और ये स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी है। वहां जो राइट विंग सेंटिमेंट्स है वो कांग्रेगेट करता है आसपास ट्रंप के, जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आसपास करता है। तो एक नेचुरल कैमराडरी दोनों के बीच है, और प्रधानमंत्री मोदी ने शायद इसीलिए ट्रंप सरकार घोषित भी कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके मैं मानक जी कहना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सी वजहें हैं जो कि हम डिसलाइक करें ट्रंप को। देखिए, ट्रंप के काल के दौरान ही बहुत सी टैरिफ की समस्याएं हैं, हमारी जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस चली गई, हमारे पास आज भी FTA साइन नहीं हुआ है, हम अभी भी हार्ले डेविडसन वाला एग्जाम्पल हम सब जानते हैं। बावजूद इसके आज की तारीख में एक फैक्टर है जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को जोड़ता है, और वो ये है कि चीन और पाकिस्तान और इस तरह के देशों से जो अदावत है उसमें दोनों एक दूसरे के भाव को शेयर करते हैं। सुधांशु जी, आप सहमत हैं क्या? जो मैं कह रहा हूं, पैरेलल्स लोग ड्रॉ करते हैं, एक जैसी बातें बोलते हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और क्या यही वजह तो नहीं है कि आप और आपकी पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं? देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे, कुछ मामलों में तो जमीन आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी जी अत्यंत गरीब परिवार से आए, उनकी माता जी ने बर्तन तक मांजे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे से आए जहां पैसा बरस रहा था। दूसरी बात, मोदी जी का जो पॉलिटिक्स में प्रवेश है वो बड़ा ग्रेजुअल है। पहले संघ के प्रचारक रहे, 1990 में भाजपा के पदाधिकारी बने, 95-96 में महामंत्री बने, फिर महामंत्री संगठन बने, फिर 2001 में मुख्यमंत्री बने, 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बने। डोनाल्ड ट्रंप का एकदम एब्रप्ट है, मतलब एक झटके में आते हैं और तेजी से बढ़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, एक बिंदु पे मैं जरूर समानता मानूंगा, क्योंकि मैं अमेरिका कई बार गया हूं और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में गया। 2018 में मैंने महसूस किया कि वहां का एक बहुत बड़ा बौद्धिक तबका है जो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति हो गए। ऐसा ही यहां पे था 2014 में प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद। एक बहुत बड़ा तबका था जो ये पचा ही नहीं पा रहा था इस बात को कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। और एक और अंतर है, देखिए, वो तो रिपब्लिकन पार्टी की उस व्यवस्था के चलते हुए उभर आए, क्योंकि जो प्राइमरी जीत लेगा वो आगे आ जाएगा। मोदी जी ने यहां भारत की राजनीति की व्यवस्था बदल दी, जैसा कि अभी संजीव जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक प्रकार से प्रेसिडेंशियल पैटर्न की एंट्री हो गई कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हाँ, जहां तक नीतियों की बात है, उनकी ट्रंप की जो आतंकवाद पे नीति है, जो चीन पर नीति है, जो पाकिस्तान पे नीति है, वो भारत के पक्ष में है। H1B वीजा वगैरह पे नीति भारत के पक्ष में नहीं। मैं एक बिंदु और कहना चाहूंगा माना कि देखिए कितनी तेजी से दुनिया बदलती है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब माना गया था अमेरिका का एक छत्रराज आ गया था, तो आपको ध्यान हो फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी थी, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें एक वर्ड लिखा था, नाउ वेस्ट हैज प्रूव्ड दैट इट इज द बेस्ट एंड इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। यानी अब वैश्विक व्यापार का युग आ गया और सारे विश्व के लिए मजबूरी है कि पश्चिम को फॉलो करो। और 2016 में 25 साल आते आते डोनाल्ड ट्रंप आए। सबसे पहले अपने को पैसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन था
व्यापार का, उससे बाहर किया। उन्होंने कहा नाउ अमेरिका फर्स्ट, दुनिया को भूल जाओ। तो 25 साल में दुनिया इतनी बदलती है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एक नीति, एक विचार, एक परिवार कहाँ रहेगा। इसीलिए जो भारतीय विचार परंपरा है वो शताब्दियों और सहस्राब्दियों से जांची परखी खरी है। ये जो नई नई चीज में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं ना, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया, अभी लिबरलाइजेशन हो गया, आप कह रहे नहीं जी सब नेशनलाइजेशन पे आ जाओ। तो इसलिए इन सारी चीजों में हमें बहुत जल्दी स्थायी विचार नहीं बना। ओके विवेक श्रीवास्तव, विवेक सुन पा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बेहतर है इंडिया के लिए, विवेक श्रीवास्तव, या जो बाइडेन, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स? इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के लिए कौन बेहतर है और मोदी साहब के लिए कौन बेहतर है। तो अगर आप जो बिडेन के और कमला के आप अगर वक्तव्य सुनेंगे पिछले कुछ समय के, कमला ने स्ट्रेट अवे धारा 370 के हटाने को अनफॉर्चुनेट कहा है। दूसरी बात, बिडेन साहब ने भी आपके सीएए के खिलाफ बोला है, ही वॉज अगेंस्ट सीएए, एनआरसी, दोनों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अगर डेमोक्रेट्स की सरकार आती है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स मोदी जी, दैट इज वेरी क्लियर। और वो ज्यादा लिबरल इंडिया का विजन देखते हैं डेमोक्रेट्स ओवरऑल भी, और हिंदुस्तानी ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डेमोक्रेट्स को वोट देते आए हैं। और जहां तक रिपब्लिकन्स का सवाल है, रिपब्लिकन्स की सरकार थी जब नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं मिला था, जॉर्ज बुश का तब कार्यकाल था। तो ये अभी एक ट्रंप एक अपवाद है। और दूसरा मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी साहब ने तो जाकर के वहां इलेक्शन कैंपेनिंग अब की बार ट्रंप सरकार कह के पहले ही शुरू कर दी थी, तो लेकिन लग नहीं रहा है कि रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा ट्रंप साहब के फेवर में आएगा। एक मिनट, मैं ब्रेक ले रहा हूं, एक सेकंड। मुझे पता है सुधांशु जी उंगली उठा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं आपका, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आपने मोदी के लिए क्या बेटर है, इंडिया के लिए क्या बेटर है, ये बात अपनी पूरी नहीं की, लेकिन इशारों इशारों में आपने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को घेर लिया। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। इंडिया के लिए कौन बेटर है, क्योंकि आज रात यूएस में चुनाव शुरू हो चुके हैं, वोट डलने शुरू हो गए। आज रात कल सुबह तक पता लग जाएगा क्या डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल भी राष्ट्रपति रहेंगे या जो बाइडेन आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका की जनता के सामने, बल्कि पूरे दुनिया के सामने सवाल यही है, कल जब चुनाव के नतीजे आने शुरू होंगे अमेरिका में, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वापसी करेंगे एक बार फिर 4 साल के लिए, या फिर सरकार अमेरिका में बदलेगी? इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हम पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कौन बेहतर है। विवेक श्रीवास्तव ब्रेक से पहले बता रहे थे कैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, जबकि यह बहुत क्लियर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और कमला हैरिस, उन लोगों ने भारत के खिलाफ हाल में बयान दिए। विवेक श्रीवास्तव, आपके हिसाब से बेटर कौन है इंडिया के लिए, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट? नहीं, देखिए, पहले तो मैं तो अमेरिका को हिंदुस्तान के लिए अच्छा मानता ही नहीं, इंपीरियलिस्टिक और कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो मैं तो साम्यवाद को सपोर्ट दूंगा। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स आते हैं और दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो डेमोक्रेट्स आर मोर लिबरल, इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी भी ज्यादा खुली हुई है। ट्रंप बहुत ज्यादा भारतीय इमिग्रेशन के खिलाफ है। ट्रंप का एक एजेंडा था अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने का, ही वॉज वेरी बिटर अबाउट इट, और काफी सख्त शब्द उन्होंने हिंदुस्तानियों के खिलाफ भी इस्तेमाल किए थे। कंपेयर टू हिम, अगर हम बिडेन और कमला की जो जोड़ी को देखते हैं तो वो इमिग्रेशन, वो आपको बेहतर लगती है ये जानने के बावजूद कि वो 370 पे और सीएए पर भारत के खिलाफ है? नहीं, देखिए, भारत के खिलाफ नहीं कहेंगे, वो सरकार के खिलाफ कहेंगे। हाँ, सरकार, उनका अपना एक लिबरल एजेंडा है, और उनके फैनाटिज्म और रिलीजियंस के ऊपर आधार करके हिंदुस्तान को नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें मैं कुछ गलत नहीं समझता। ओके, सुधांशु जी, आरोप बड़ा सीधा है। सुधांशु जी, देखिए, एक तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जिसमें विवेक जी की गलती नहीं है, ये दुष्प्रचार है कि मोदी जी का वीजा रिजेक्ट हुआ था। मोदी जी ने वीजा के लिए कभी अप्लाई नहीं किया था। दुर्भाग्य था कि भारत की संसद के 60 सदस्यों ने लिखकर भेज दिया था अमेरिकन सेनेट को कि इनको कभी वीजा मत दीजिएगा, और उससे वहां के सेनेटर्स ने प्रतिक्रिया दे दी थी। वो भारत के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पल था कि भारत की संसद के सदस्य लिख के भेज रहे थे। खैर, अब मैं आपको बात बताता हूं, जो आपने कहा ना रिपब्लिकन आने से बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए बदल जाता है। जब न्यूक्लियर डील चल रही थी तब तो रिपब्लिकन की सरकार थी, और मैं तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के सलाहकार के नाते अमेरिका के बड़े लोगों के साथ डिस्कशन होता था, तो एक बहुत बड़े उच्च पदस्थ व्यक्ति ने यह कहा था
मैं इंग्लिश में कहा था, मैं हिंदी में बोले दे रहा हूं कि हमें बड़ा आश्चर्य है कि न्यूक्लियर डील जिसका कि विचार भाजपा ने दिया था, आज उसके विरोध में वो वामपंथी दलों के साथ जाकर भी उसकी सीमा तक भी उसका विरोध क्यों कर रही है। इसको लेकर राष्ट्रपति बुश को भी बहुत आश्चर्य है। तो हमने ये कहा था कि हमारा कोई ये नहीं है कि वामपंथी दलों के साथ, हमारे कुछ मुद्दे हैं। अब मैं दूसरे पे आता हूं। फिर 2013 में जब अमेरिका गए तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष के साथ, तो वहां पे नाम देना उचित नहीं है, वहां पे कई प्रमुख लोगों ने यह बात बोली कि मोदी जी को लेकर जो प्रचार हो रहा था वो पूरी तरीके से गलत था और हम वामपंथी लॉबी से कैरिड ओवर हो गए। रिसर्च के बाद बहुत सारी चीजें सब गलत पाई गई। ये तो इसलिए उस समय रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों का मैंने उदाहरण दे दिया। आप चाहते थे, आप डिस्टर्ब करने लगे भाई। आपको मिला नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ने 10 साल के लिए मोदी साहब को वीजा ना देने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री बने। अरे भाई, आप मोदी जी ने वीजा कब अप्लाई किया मुझे बताइए। पहले मेरी बात बताइए कब अप्लाई किया, बताइए ना कब अप्लाई किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं किया, जबरदस्ती अप्लाई किया नहीं, मैं नहीं दूंगा, कोई मतलब होता है। इसलिए आप व्यर्थ की बात मत करिए। और आप तो कह रहे हैं कि आप चीन के साथ हैं। देखिए कितनी मजेदार बात है। डोनाल्ड ट्रम्प का एक फनाटिक एजेंडा डिस्टर्बेंस कर देंगे। मैं तो आपके वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, अपने टर्न पे बैठा हुआ था। क्या तरीका है मानक जी? एजेंडा है। विवेक एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं सुधांशु जी, उनका ये फैनेटिक एजेंडा है, एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का, और इसीलिए आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बताइए सारे मुसलमान कंट्रीज के क्या तरीका है बहस करने का भाई? एंटी मुस्लिम, ओके, हाँ ये बात ये कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव बार बार, एंटी मुस्लिम डोनाल्ड ट्रंप है और आप भी हैं, इसीलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं जवाब वीजा रोके मुसलमान देशों के गल्फ के वीजा। भाई आप तो इन्हीं को भाषण दे लेने दीजिए मानक जी। हाँ बोलिए विवेक, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। 10 मिनट से लगातार भाषण दे रहे हैं, तो बोलिए सुधांशु जी। हाँ बोलिए। अब मैं अपेक्षा करूंगा कि शांत होकर बात को सुने, दर्शकों को बेहतर लगता है। इन्होंने कहा कि वो लिबरल है, डेमोक्रेट अच्छा लगता है। ये लेफ्ट के मुंह से लिबरल शब्द अच्छा लगता है? एक लेफ्ट कंट्री बताइए जहां डेमोक्रेसी हो, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहां फ्रीडम ऑफ जुडिशरी हो, जहां फ्रीडम ऑफ मीडिया हो। तो ये बहुत बड़ा रगेसियाल वाली बात लगती है। अब एंटी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप देखिए फिर। अरे सुन तो लीजिए विवेक, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए भाई, ये बदतमीजी है सरासर। बोलिए बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आइए एंटी मुस्लिम पे। तो भैया दुनिया में अगर तोप लगाकर मस्जिदें उड़ाई गई हैं तो लेफ्ट कंट्रीज में उड़ाई गई हैं, किसी भाजपा काल में नहीं उड़ाई गई हैं। अब बताइए चाइना में, सुनिए, चाइना में हज पे जा नहीं सकते, मोहम्मद नाम रख नहीं सकते, टोपी पहन नहीं सकते, सार्वजनिक रूप से जुमे की नमाज नहीं कर सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, और उसके बाद अगर पकड़ के मारे जा रहे हैं, गजब है भाई। अच्छा एक लेफ्ट कंट्री बताइए, सुनिए एक बात पूरा कर, डिस्कशन फिर कभी करेंगे। फिर डिस्टर्ब करने लगे भाई, खुद ही ने इशू को लेके आए, आप कह रहे लेफ्ट पे डिसीजन नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक वामपंथी, एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जहां मस्जिदों पे प्रतिबंध ना हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां लेफ्ट पार्टीज पे प्रतिबंध ना हो। रिलीजन का कोई मतलब नहीं है आपका अध्यात्म को। अरे बताइए ना, एक बताइए जहां मुस्लिम कंट्री, जहां वामपंथी पार्टियां प्रतिबंधित ना हो, नाम लो भाई, नाम लो। रहेगा अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, मनुस्मृति नहीं आएगी। अंबेडकर की किताब पढ़ी है, पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़े हैं? पढ़ के आइए, पढ़ के नहीं आया। सारे मुसलमान देशों का बीच ट्रंप करेगा था। अगर डेमोक्रेट्स आएंगे तो अमेरिका की छवि लिबरल होगी, ये वीजा रिस्ट्रिक्शन हटेंगे और सभी लोग एक दूसरे के पास जा सकेंगे। हमारे देश के भी जो इमिग्रेशन लॉज हैं, ट्रंप हमारे लोगों के वीजा के खिलाफ रहा है, हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हटने से डेमोक्रेट्स आएंगे, इसमें हिंदुस्तान के लिए बेहतरी होगी। इस पे आप कमेंट करिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अरे वो जमाने गए जब लेफ्टिस्टों का यहाँ कंट्रोल था, ये आएगा बेहतरी होगी, वो आएगा। आज भारत में कोई भी सरकार आएगी, मैंने आपको उदाहरण बता रहा हूं पॉलिसीज पे। क्या तरीका बार बार डिस्टर्ब करने का भाई? मानक जी अगर इनको तमीज नहीं है राष्ट्रीय चैनल में बहस करने की तो मत बुलाया करिए, इन्हीं से भाषण करवाइए। आप देख रहे दर्शकों का समय। विवेक, सवाल पूछने के बाद जवाब सुनने की थोड़ी हर वाक्य के जवाब तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। मर्यादा होनी चाहिए बहस करने की। बोलिए। आप हर दूसरे वाक्य में कूदे पड़ रहे हैं। सर आप मैं एजेंडा की बात कर रहा हूं। मैंने आपको उदाहरण दिया, क्लिंटन भारत आए, क्लिंटन के जमाने में न्यूक्लियर डील का इनिशिएट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ जॉर्ज बुश के जमाने में, रिपब्लिकन, और पूरी तरीके से सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल फाइनल हुआ जब हमारी सरकार आ गई थी, और बराक ओबामा के जमाने में। कौन सा अंतर आया भाई?
फिर ट्रंप आए तो वैसे ही रहा, ओबामा थे वैसे। अब हमारी स्थिति बदल गई। आप उस जमाने को छोड़ दीजिए, हैंगओवर 70-80 के दशक का। वो डेमोक्रेट आएंगे तो ये होगा, रिपब्लिकन आएंगे वो होगा। लेफ्टिस्ट के साथ यही प्रॉब्लम है, दुनिया भर में खत्म हो गए। वो 70-80 के दशक से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। दोनों पार्टियां सेम थोड़ी ना, कांग्रेस बीजेपी जैसे अलग है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अलग है, अपने अपने एजेंडा है। जो बिडेन ने सीधा सीधा सीए को क्रिटिसाइज किया है, आप उस पर कमेंट करिए। अब मैं ये भी बता दे रहा हूं, आप सुनिए, इन्होंने बात कही, मैं भी बता दे रहा हूं। देखिए आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर, कमला हैरिस ने सीधा कश्मीर के ऊपर चिंता जताई है, कश्मीर की स्थिति पर चिंता जताई है, और मोदी साहब के स्टैंड को एंडोर्स नहीं किया है। इसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप जाइए सोशल मीडिया पे। अरे भाई आप ये भी देखिए, बाइडेन ने कहने के बाद अपने वक्तव्य का स्पष्टीकरण भी दिया था। वो आप आधी बात क्यों भूल जाते हैं? सीए ने जो बोला उसका स्पष्टीकरण नहीं है। डेमोक्रेट्स द पार्टी हैव क्रिटिसाइज्ड द सीएए, बोथ द कैंडिडेट्स। दे हैव आल्सो क्रिटिसाइज्ड द एनआरसी, और कश्मीर के ऊपर कंसर्न दिखाया गया है, ये स्पष्ट है। अरे भाई आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मेरे आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं जवाब दूंगा। हाँ बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। हाँ। मेरा ये कहना है, अरे भाई सीए हो एनआरसी हो, कोई कुछ बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? अब जमाने गए जब अमेरिका का प्रभाव था। वही मैं कह रहा हूं, 70-80 के दशक के हैंगओवर से बाहर आइए। और जो आपने कहा हमारे यहां भी सरकार बदलने से फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना, न्यूक्लियर डील सोची हमने थी, करवाई मनमोहन सिंह की सरकार ने। और अगर जिंदगी में मनमोहन सिंह की सरकार ने कभी कमजोर प्रधानमंत्री होते हुए मजबूती दिखाई तो 2008 में अपनी सरकार दांव पे लगा दी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने में। ओके अनिल सिंह, तब तो लेफ्ट के सपोर्ट में थी, यूपीए 1 जुलाई 2008 हमने समर्थन वापस ले लिया था। ओके अब एक सेकंड रुकिएगा विवेक, एक सेकंड। तो यहां भी कोई अंतर नहीं आया अंतरराष्ट्रीय। ओके अनिल सिंह आप देख रहे हैं इस पैनल में बहस ये हो रही है, अनिल सिंह हिंदुस्तान के लिए बेटर कौन है? वहां बैठकर आपको क्या समझ में आ रहा है, वहां का हिंदुस्तानी क्या चाहता है? अनिल सिंह आवाज आ रही है, बोलिए। है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों की विदेश नीति में, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के विदेश नीति में इंडिया का कोई खास महत्व नहीं है। सिर्फ ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं। ऐतिहासिक बात यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ा नरम हिंदुस्तान के प्रति रही है और रिपब्लिकन हिंदुस्तान के अगेंस्ट रही है। लेकिन हाल में चूंकि बीजेपी एक भारत की कंजर्वेटिव पार्टी है, ये यूएस की कंजर्वेटिव पार्टी है, दोनों का आइडियोलॉजिकल समानता की वजह से ये करीब हैं। लेकिन आपने देखें कि ट्रंप ने हिंदुस्तान को क्या दिया है, देने के बजाय हिंदुस्तान से लिया है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की बात है। और जो बातें आप लोग आपस में करके वहां लड़ाई कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि अगर दो समाजों को देखा जाए, जो रिपब्लिकन के साथ है, डेमोक्रेट के साथ है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सामाजिक आधार है वो पढ़े लिखे लोगों का है, इंटेलिजेंसिया का है। जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं वो महज, ज्यादातर लोग आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो 10वीं पास हैं, व्यापारी लोग हैं, इलीट क्लास हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो दोनों के पर्सपेक्टिव में फर्क है। लेकिन सच्चाई यह है, आप अमेरिकन सोसाइटी में आके बात कीजिए, यहाँ के लोगों से बात कीजिए, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना नहीं चाहता है। इससे बेहतर वो दुनिया के अन्य देशों में जाके काम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के नॉर्म्स इतने कड़े हैं, रूल्स इतने कड़े हैं जो बिजनेस के लायक माकूल नहीं है। ठीक है, यहाँ के विदेश नीति में दोनों पार्टियों के ओके मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, ये सच्चाई है और इसको कोई मुकर नहीं सकता है। लेकिन जो एक बात, अनिल टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ हैं। संजीव, ये जो डिबेट आप देख रहे थे, इंडिया के लिए कौन बेटर है और कौन नहीं है, ये जैसे विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, हालांकि लगता ऐसा है कि अब इंडिया उस जगह पहुंच गया है जहां पर रिपब्लिकन रहे या डेमोक्रेटिक पार्टी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जो श्रीवास्तव जी कह रहे थे, दरअसल वो इंडिया के लिए बात नहीं कही जा रही थी। कमला हैरिस को वहां पर एक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, वो डेमोक्रेट्स को जो पसंद आए वो बातें कह रही थी। वो भारत के लिए कम था, वो उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए ज्यादा था। डेमोक्रेट्स के जो ट्रेडिशनल सपोर्टर्स हैं, चाहे वो ब्लैक्स हों, हिस्पैनिक्स हों, अफ्रो अमेरिकन हों, इंडियंस हों, एशियंस हों, मुस्लिम्स हों, उनके लिए वो कह रहे थे। तो हमें बहुत खुश या दुखी होने की जरूरत वहां नहीं है। अनिल जी कह रहे हैं कि हमारा महत्व तो नहीं है। देखिए, ट्रेड जो है सरप्लस में हम हैं हमारे देश का फिलहाल, और हमारा ट्रेड इंपोर्ट्स जो है वो कम है,
एक्सपोर्ट्स हमारा ज्यादा है और हम बहुत हैप्पी सिचुएशन में हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन जो भारत की अभी है उसके हिसाब से चीजें तय होंगी। और आज की तारीख में आप देखिए, कोई बाइडेन आ जाए या ट्रंप आ जाए, अब ऐसी स्थिति है कि हमें चीन के हिसाब से चीजें तय करनी पड़ेंगी। और बाइडेन बहुत सॉफ्ट है चीन के प्रति, ऐसा नहीं है। और ट्रंप वाली ही लाइन उनकी भी है चीन को लेकर। सुधांशु जी उंगली उठा रहे थे, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं सुधांशु जी, जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अनिल जी ने जो बात कही थी उसमें एक बात पे सिर्फ मैं सहमत हूं कि हमारे यहाँ बिजनेस का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं था, तभी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142वें नंबर पे थे, अब हम 60 से ऊपर आए। मगर भारत का महत्व नहीं है, मैं नहीं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। भाई, अगर एशिया पैसिफिक कमांड का नाम उन्होंने बदल के इंडो पैसिफिक कमांड किया है तो ये बहुत बड़ा भारत को महत्व देना है जियोपॉलिटिकल स्टेटस के ऊपर। और अमेरिका के पेंटागन ने अब विदेश विभाग में यानी स्टेट डिपार्टमेंट में तो पाकिस्तान साउथ एशिया में, पर पेंटागन में वो सेंट्रल एशिया के साथ कर दिया है, यानी अब वो सीरिया और इराक और अफगानिस्तान के साथ है। भारत को अलग रखा है, यहां अलग रखा है। और पिछले 20 सालों में क्लिंटन आए थे भारत, तब 5 दिन भारत रुके थे और 5 घंटे से कम पाकिस्तान रुके थे। उसके बाद कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आया पाकिस्तान गया ही नहीं। ठीक है, अब बहुत अंतर आ गया है। ठीक है सुधांशु जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, फिर बहस करेंगे क्योंकि अभी तो पूरी रात बाकी है। आज की रात पता नहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के लिए कैसी कटने वाली है, हालांकि वहां तो अभी दिन है, पर नतीजे आपको फिर से बता दें। वहां की देर रात और यहां सुबह तक आएंगे। न्यूज 24 पर भी खास कवरेज होगी। आज बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। सुधांशु त्रिवेदी, विवेक श्रीवास्तव, चिंतामणि जी, अशोक सज्जनार, अनिल सिंह, थैंक यू संजीव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।